हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किंग्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर और आज हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स। सेल की अगर हम स्टडी करते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो एक ग्रुप ऑफ सेल से बनी हुई है। तो अगर हम उस सेल्स की स्टडी करते हैं, लिविंग सेल हो, नॉन लिविंग सेल हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का अगर सेल की हम स्टडी करते हैं, तो वो किस ब्रांच के अंदर आता है? वो आता है साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर, राइट। तो साइटोलॉजी होती क्या? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मेडिसिन concerned with the structure and function of the plant and animal cell। कोई भी ब्रांच बायोलॉजी की या ये जो साइटोलॉजी होती है, ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की या मेडिसिन की, जो किससे कंसर्न होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है या जो उसका फंक्शन होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी होती है तो हम किसके अंडर करते हैं? साइटोलॉजी के अंडर हम उस पर्टिकुलर सेल की स्टडी करते हैं। वो प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, इवन वो कोई डेड सेल भी हो सकता है। हम किसी भी सेल की स्टडी अगर करते हैं, लिविंग सेल हो चाहे डेड सेल हो, किसी भी सेल की स्टडी करेंगे तो वो किस ब्रांच के अंदर आएगा? साइटोलॉजी के अंडर वो आता है, राइट। अब जो सेल है उसकी डिस्कवरी हुई, तो डिस्कवरी जो है सेल की वो सबसे पहले हुई थी 1665 में, रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में, और इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। That is cork cell। कॉर्क सेल की स्टडी, कॉर्क सेल का जो इन्वेंशन था या कोई भी जो फर्स्ट सेल का इन्वेंशन था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और वो एक लिविंग सेल नहीं था बल्कि वो एक डेड सेल था, दैट इज़ अ कॉर्क सेल। और ये कॉर्क सेल इनको मिला कहाँ से था? जो प्लांट की ट्रंक होती है ना, उसमें ऐसे ऐसे आपने देखा होगा बाग में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसी तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो इन्होंने स्टडी किए थे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल्स बोलते हैं। सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी की थी फर्स्ट सेल की। और साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी ये कोई भी ये ब्रांच है साइंस की या मेडिसिन की या फिर बायोलॉजी की ब्रांच है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका बताता है? प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। अगर हमको इसकी स्टडी करनी होती है तो हम किसके अंदर करेंगे? साइटोलॉजी के अंदर करेंगे, या इसको सिंपल टर्म में ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स ये भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट करी थी। अब जो है दूसरा जो सेल डिस्कवर किया गया, बहुत थोड़े टाइम के बाद डिस्कवर हो, वो एक लिविंग सेल था। और उसको किसने डिस्कवर किया था? A.V. लीवेनहॉक ने। A.V. लीवेनहॉक ने A.V. लीवेनहॉक ने जो सेकेंड सेल डिस्कवर किया था वो एक लिविंग सेल था, और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, राइट। तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था एक डेड सेल जो कि कॉर्क सेल था। A.V. लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, राइट। अब इसके बाद जो सेल्स होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं? इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही लेंगे सेल्स के बारे में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, राइट। तो अब क्या है, जो हमारा सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो सेल्स जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, मेजरली दो टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और कौन से सेल्स होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रो से हम समझ सकते हैं, प्रो का मतलब क्या? प्रिमिटिव, यानी कि जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, पुराने सेल्स, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन इसका एक जो मेजर डिवीजन है वो किस बेसिस पे होता है? वो इस बेसिस पे होता है कि जो
प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, और मेजर जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्या ही प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का क्या मतलब है, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गए, इस तरीके से ये इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, और ना ही इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बल्कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस। ट्रू नहीं होता है, न्यूक्लियस की तरह ही होता है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में है वो क्या है, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं और उसमें नहीं प्रेजेंट होता ट्रू न्यूक्लियस की जगह उसमें स्यूडो न्यूक्लियस या फिर फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइट, अब क्या बोला गया कि जो हमारा जो सेल है, अब हम सेल को समझते हैं कि सेल होता क्या है। सपोज ये हमारा एक सेल है, राइट। अब यही सेल मल्टीपल डिवीजन करेगा। इस सेल ने क्या किए, बहुत सारे डिवीजन किए और बहुत सारे 2-3 सेल्स बना लिए, राइट। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया टिश्यू। अब ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, ये टिश्यू हो गया, राइट, ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू हो गया और ये टिश्यू हो गया। इन सारे टिश्यूज ने मिल करके क्या बना लिया, ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जब मिल जाएंगे तब ये क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो एक सेल था हमारे पास, उसने क्या किया, मल्टीपल डिवीजन्स किए, मल्टीपल डिवीजन्स करके एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया, जिसको हमने क्या बोला, टिश्यू बोला। इसके बाद इन टिश्यूज़ ने जो इन टिश्यूज़ में जो सेल्स प्रेजेंट थे उसमें उन्होंने बहुत सारे डिवीजन किए, तो उन्होंने अलग अलग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर दिया। ये जो अलग अलग टिश्यूज़ थे, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, इन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन। और जो ये ऑर्गन है, इसने क्या किया, जब ये डिफरेंट ग्रुप्स में आ गया एक साथ, तो इसने क्या बना लिया, ऑर्गन सिस्टम। तो एक सेल से हमारा ऑर्गन सिस्टम तक की जो जर्नी है वो बिना सेल के क्या है, इनकम्प्लीट। यानी कि अगर हमारे पास सेल ही नहीं होगा तो फिर हम ऑर्गन सिस्टम के हम टिश्यू का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बेसिस है कि एक सेल के पास मल्टीपल कैपेसिटी होती है या कैपेसिटी होती है डिवीजन करने की। एक सेल हमारा बहुत सारे क्या करता है, डिवीजन करता है और उसके बाद मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। और उसका जो मेजर पॉइंट था वो यही था कि जो हमारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इज़ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो होता कहाँ से है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये जो थ्योरी थी ये 2 साइंटिस्ट ने दी थी और उसके बाद इस थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी किया गया जिसको थर्ड साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया था। तो जो सेल है उसके बिना हम अपनी बॉडी का या किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी, दैट इज सेल। सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर सेल ही नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर किसी का भी फॉर्मेशन, प्लांट्स का, एनिमल्स का, इंसेक्ट का, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। इसलिए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले 1665 में करी गई, रॉबर्ट हुक ने करी थी, जिन्होंने एक नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। फिर लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एवी लीवेनहॉक ने। और जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया और सेल थ्योरी में बाद में थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशंस आए जिसको थर्ड साइंटिस्ट ने क्लियर किया था। तो जो बेसिस था सेल थ्योरी का वो क्या था कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसी से क्या होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक कंसेप्ट था सेल थ्योरी का। जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी का पहले
पहली जो सेल थ्योरी थी यानी कि बिना मॉडिफिकेशन के, विदाउट मॉडिफिकेशन, विदाउट मॉडिफिकेशन, तो जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, वो कौन थे? वो मैथियस शील्डिन थे और देओदर श्वान थे। मैथियस शील्डिन थे और देओदर श्वान थे। ये एक ही नाम है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी दिया था। इसके बाद सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और वो जो मॉडिफिकेशन किया था वो किया था रडॉल्फ विर्चो ने। रडॉल्फ विर्चो ने किया था मॉडिफिकेशन। और जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी हम पढ़ते हैं वो इंक्लूडेड हिज नेम, इनके नाम को इंक्लूड करके फिर पढ़ते हैं। तो जो पहली सेल थ्योरी थी वो दो साइंटिस्ट ने दी थी, मैथियस शील्डिन और देओदर श्वान ने दी थी। इसके बाद मैथियस शील्डिन एंड देओदर श्वान ने दी थी। इसके बाद जो है मॉडिफाइड वर्जन जो था वो रडॉल्फ विर्चो ने दिया था, जिन्होंने एक पॉइंट को उसमें और ऐड कर दिया था। ये 3 साइंटिस्ट थे जो कि सेल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ये नहीं आज तक समझ पाए कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वो डेड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसलिए हम उसको एक कंसेप्ट के अंदर रखते हैं या एक टर्म के अंदर रखते हैं जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन होता है? क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते या हमें ये मुश्किल है समझना कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों मुश्किल है समझना? क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के बाहर रहता है, जब ये बाहर रहता है, आउट, ठीक है, जब ये बाहर रहता है तो ये बिहेव करता है किसकी तरह? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। लेकिन ये जब सेल के अंदर आ जाता है, यानी कि किसी भी लिविंग सेल, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, उसके अगर सेल के अंदर आ जाता है तो फिर ये लिविंग कहलाता है। लेकिन अगर उसी सेल के ये बाहर, किसी भी सेल के, लिविंग सेल के बाहर रहता है तो ये क्या कहलाता है? नॉन लिविंग कहलाता है। इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एंड दिस इज वायरस। कोविड के वायरस के बाद हम वायरस टर्म से बहुत सिमिलर हैं। वायरस टर्म एक्चुअली क्या है तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वायरस क्या है, लेकिन ये जो वायरस है जब ये लिविंग सेल के बाहर रहता है तब ये एक नॉन लिविंग स्टेट में या एक इनएक्टिव स्टेट में रहता है, तब ये हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल्स के अंदर जाएगा, लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा, वो किसी भी तरीके की बॉडी हो जिसमें ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वायरस फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करता है। इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक होता है। सेल के अंदर होगा तो लिविंग कहलाएगा, सेल के बाहर होगा तो नॉन लिविंग कहलाएगा। ये जो सेल बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर हम पढ़ते हैं वायरोलॉजी को। तो वायरोलॉजी की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, उसको हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, जिस ब्रांच के अंदर ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते थे। उसी तरीके से साइटोलॉजी को क्या बोलते हैं? जिस तरीके से हम सेल्स की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम वायरस की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी, राइट। तो ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। सेल के अंदर रहा तो लिविंग है, सेल के बाहर रहा तो नॉन लिविंग है। ये दोनों कैटेगरीज को शेयर करता है, इसलिए ये दो, इसके बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, राइट।
तो ये हो गया अबाउट द वायरस। ओके, तो हमने इस तरीके से देखा वायरस का, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है, और जो बेसिक कंसेप्ट है साइटोलॉजी का, सेल क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दी थी, फिर उसका मॉडिफिकेशन क्या था, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल होती है। और हमारा जो सबसे फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ 1665 में, वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, जो कि एक नॉन लिविंग सेल था, जबकि बाद में एवी लेवेनहॉक ने डिस्कवर किया कौन सा सेल, जो कि लिविंग सेल था, राइट। और सेल थ्योरी बेसिक, एक ही जो सेल होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी में इतनी कैपेसिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की कि वो बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। एक सेल डिवाइड करके टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइटोलॉजी।